हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट पे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग के, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and that of organizations are important in several ways which are outlined as follows. First one is specialization. ठीक है, तो पहला ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो क्या है, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो जब आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि भाई जो भी इंडिविजुअल हैं या फिर जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइज हो रहे हैं किसमें, अपने अपने जॉब में। ठीक है, अपने अपने टास्क में। तो वो चीज़ क्या है, यहाँ पे प्रमोट हो रही है। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है, बेनिफिट है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का, कि भाई क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, केयर इज टेकन टू सी दैट द एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब। ठीक है, दे आर ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। ऑर्गेनाइजिंग सो प्रमोट स्पेशलाइजेशन, स्पीडी परफॉर्मेंस एंड टास्क एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो किसके थ्रू हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हो रहा है। आपने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, ओके, और उसके बाद जब आप उनको असाइन कर रहे हो तो एक तरीके से लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड प्रमोट द इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। सेकंड है वेल डिफाइंड जॉब। तो हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंस है वो है वेल डिफाइंड जॉब। द जॉब ऑफ मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिफ्रेंशिएटेड। जैसे कि हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर रेडी करा। जैसे कि मैं आप प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि भाई अगर हम किसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, असिस्टेंट है। तो एक तरीके से सबको क्या है, अपने अपने टास्क पता है कि उसको उनको क्या करना है। सबकी हमने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डिवाइड कर दी हैं और उनको असाइन कर दिया है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वेल डिफाइंड जॉब। जो मैनेजर है उसको पता है कि उसकी जॉब क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है उसको उसकी जॉब के बारे में प्रॉपरली पता है, और जितने भी असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं उनको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपरली पता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वेल डिफाइंड जॉब का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द जॉब ऑफ मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिफरेंशिएटेड. This helps the process of looking and selecting the employees and fitting the right person to the right job. Okay. Third है clarify authority and power. A clear-cut definition of authority enjoyed by the each manager of his activity minimize conflict and confusion about the respective power and privilege of the manager. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो अथॉरिटी और पावर है वो सारी प्रॉपरली क्लैरिफाई है। मैनेजर को अपनी अथॉरिटी के बारे में पता है, मैनेजर को अपनी अथॉरिटी के ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है कि मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से हर जॉब, हर पोजीशन पे जो एम्प्लॉय है या उसको जिस भी पोजीशन को जो भी एम्प्लॉय ऑक्यूपाई किए हुए हैं उस पर जो काम कर रहा है उसको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रॉपरली पता है कि वो क्या काम कर सकता है और क्या काम उसकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड पावर। तो एक तरीके से क्या है, क्लैरिफिकेशन है प्रॉपर कि किसको क्या अथॉरिटी है, किसको क्या पावर है और किस तरीके से वो अपनी अथॉरिटी और पावर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजिंग help in avoiding duplication of work and overlapping in responsibility among various employee and work units. This is because specific jobs are assigned to individual and work group.
ठीक है। तो एक तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या हुआ है, वो अवॉइड हो जाएगा। जब आपने प्रॉपरली जॉब असाइन कर दी एक वर्कर्स इंडिविजुअल को और वर्कर्स को वर्क ग्रुप में, तो उन्हें पता है कि वो उन्हें क्या काम करना है, डे टू डे टारगेट के बारे में उन्हें पता है कि आज मेरा क्या टारगेट है और मुझे किस तरीके से पूरा करना है। तो जो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर रहे हो और आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और कैसे इस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ओवरलैपिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वेरियस एम्प्लॉय। जैसे कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे लोगों के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं तो वहाँ पे वो कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर्वे अ मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल। ओके, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। हार्मोनी ऑफ वर्क इज अबाउट द हायर लेवल ऑफ मैनेजर एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी एंड interconnected activities of lower level managers. So that's why we are saying organizing leads coordination in between the organization or in the organization, ठीक है, between the employees of the organization or group. Next है source of support and security. Organizational structure is source of support and security and satisfaction to managers and employees in performing their assigned tasks. As we can say that about it recognize the relative status level of managers and members. Each one of the member enjoy definite status and position in the organization. तो एक तरीके से क्या है, प्रॉपरली सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड सिक्योरिटी है। जैसे मैं एक पोजीशन को ऑक्यूपाई की हूँ तो मेरा एक स्टेटस है, अगर मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मेरी पावर है, मेरे पास मेरी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोर्स ऑफ सपोर्ट है, एक सिक्योरिटी है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट रिकॉग्नाइज द रिलेटिव स्टेटस लेवल ऑफ मेंबर्स। ईच वन ऑफ मेंबर एंजॉय डेफिनेट स्टेटस एंड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सब अपनी अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और सबका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और स्टेटस बना हुआ है। नेक्स्ट है लास्ट, अडॉप्शन। Organizational structure facilitates adjustment to changes in the workload caused by the changing condition in the external environment related to the technology, market, product and resources. यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग करी हुई है, ठीक है। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजिंग के। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन कमांड, प्रॉपर एम्फेसिस ऑन स्टाफ, प्रोविजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट वन है सिंप्लिसिटी। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी बेसिकली सिंपल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी इम्प्लाई दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन शुड बी केप्ट मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि क्या है, आपको क्या है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें क्लैरिफाई रहें। ऐसा नहीं है कि आप क्या है खुद ही में ही कंफ्यूज हैं या फिर कोई भी बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख रहा है तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई कौन किस लाइन अथॉरिटी के हिसाब से किसके अंडर में कैसे काम कर रहा है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ सो दैट चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन एवर नीड्स अराइज, ठीक है। जब भी जरूरत है चेंजेस की तो आप इजीली उनमें चेंज कर सकें। तो इसलिए आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। जैसे कि एक्सटर्नल चेंजेस कुछ हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अपने एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना है तो वो चेंज आप तभी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपने फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, ओके। यानी कि वेन एवर नीड्स अराइज देन यू कैन चेंज, सो यू हैव टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज डिजाइन not only a time period but a distant future also. As such, continue must be maintained in the organization structure over a period of time. So that's why we are saying your organizing must be flexible. Third one है clear line of authority.
तो ये भी क्या है, एक फीचर है गुड ऑर्गेनाइजेशन का. वट एवर द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज अडॉप्शन, देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. जैसे कि टॉप लोअर, सॉरी टॉप मिडल फिर लोअर. इसी तरीके से अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी क्लियर लाइन अथॉरिटी होती है. जैसे कि एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर उसके अंडर में बहुत सारी असिस्टेंट है. तो एक तरीके से क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी है. और क्या है, जो पावर है और जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डेलीगेट हो रही है एक तरीके से. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है क्लियर अथॉरिटी में. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. The concept of ultimate responsibility suggests that although a superior manager assigns some of the work to subordinate, he is ultimately responsible for performance to total work. ठीक है. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सजेस्ट दैट ऑल्दो अ सुपीरियर मैनेजर असाइन सम ऑफ द वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट. जैसे कि मैनेजर क्या कर रहा है, कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर रहा है. ओके. तो उस केस में क्या है, ही इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ द टोटल वर्क. तो अगर मैं मैनेजर हूँ, एज अ मैनेजर मैं अपना काम दूसरों को असाइन, मतलब कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा हूँ. सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर आई एम assigning the task to our subordinate, I am responsible for that job, कि वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ. ठीक है. तो यानी कि जो मेरा सीनियर है वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने ये काम पूरा नहीं किया. ऐसा नहीं है कि हाँ वो डायरेक्ट मेरे सबऑर्डिनेट से पूछेगा. तो ये चीज़ यहाँ पे है गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. उसके बाद है मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल्स. उससे पहले है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. अगर आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो, तो आपको अथॉरिटी भी असाइन करनी है, तभी वो बंदा क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ फीचर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आपने उसे, जैसे कि मैनेजर लीव पे है तो मैनेजर अपनी अथॉरिटी असाइन कर रहा है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है, अपने साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट करेगा अपने असिस्टेंट मैनेजर को. ओके. तभी वो काम पूरा करेगा. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू ऑथराइजिंग अ मैनेजर टू मेक सर्टेन डिसीजंस. यानी कि आप अपने हैंड पे भी डिसीजन ले सकते हो, तो इसके लिए आपको ऑथराइज करना होगा. उसके बाद है मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल्स. as far as possible there should be a minimum managerial levels. Greater the number of managerial levels, longer is the line of communication in the chain of the command. ठीक है. तो क्या है, कम से कम मैनेजरियल लेवल्स होना चाहिए ताकि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कमांड एंड द कम्युनिकेशन हैज़ टू ट्रैवल अलॉन्ग द लाइन क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑफ डिले एंड डिस्टॉर्शन. ठीक है. ताकि कोई डिले ना रहे, इजीली हम अपना कम्युनिकेट कर सकें और डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर कंटिन्यू कर सकें. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात करें, जितना कम लेवल्स होंगे उतना ही ज़्यादा हम बहुत एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल्स. अब ऐसा नहीं है कि एक हेड है, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, उनके भी असिस्टेंट हैं, फिर जाके फिर एग्जीक्यूटिव. इस तरीके से नहीं, एक सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिंपली ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर रह सके, हो सके. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कमांड. प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड. ओके. तो आपको वो क्या करना है, फॉलो करना है. जैसे कि हमने बात करी थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे. देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कमांड. यानी कि जो बॉस है उसके अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको अपने बॉस का ऑर्डर मानना है. ठीक है. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. और सब लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, और एक ही बॉस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं. आप एक टाइम में एक बॉस को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है आप एक टाइम में एक से ज़्यादा बॉस को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट है प्रॉपर एम्फेसिस ऑन स्टाफ. लाइन फंक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाफ फंक्शंस एंड एडिक्वेट emphasis should be placed on the important and staff activities. So that's why we are saying proper emphasis on staff. और last है provision for the top management. In corporate form of organization, it is imperative to provide some means
by which shareholder and members of the board of director participate in management process. Normally shareholders are indifferent so far as day-to-day management affair of the company are concerned. So there should be provision for top management also. Okay, so these are the importance and good features of organizing. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आज फिनिश हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, जहाँ हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की. जो तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.